आम आदमी पार्टी की रैलियों में इतना रश है या भाजपा की रैलियों में भी कुछ रश है कि नहीं? भाजपा तो पैसे भी नहीं ला पाते बेचारे। ये ऐसा तो नहीं होगा फूल फेंकने के बाद वोट नहीं देंगे? आम आदमी पार्टी पे भी ये तो इल्जाम लगता ही रहा है ना कि जिन लोगों को भ्रष्ट बोलते थे उन्हीं के साथ आज गठबंधन में है। वो देश के लोकतंत्र खत्म करने की बात कर रहे हैं। उस देश की डेमोक्रेसी बचेगी तभी तो पार्टी बचेगी। तो 400 पार आ रहे हैं क्या? ये आपकी प्रशंसक आई है जी। अरे अच्छा, अरे नमस्कार। केजरीवाल जी की भक्त हूँ। अभी तक मोदी भक्त तो सुने थे, केजरीवाल भक्त पहली बार देख रहा हूँ। कहता नहीं कोई कि बेटा विधायक बन गया, सांसद बन जाएगा और आप झाड़ू मार रहे हैं। मेरे कोई नहीं कहता, मुझे पता मानने का तो है नहीं किसी की। जीतेगा जीतेगा, खूब अच्छी तरह जीतेगा, ठीक ठाक वोटो जीतेगा। जीत जाएगा तो छोड़ देंगे झाड़ू लगाना? जी नहीं, झाड़ू लगा छोड़ूंगा। आइए बैठते हैं, बातचीत करते हैं। आइए। लोग लगता है गौतम गंभीर गलत आदमी थे। मैं कहता हूँ ये गलत आदमी नहीं थे। यहाँ प्रोडक्ट खराब नहीं है, यहाँ कंपनी खराब है। और ये अरविंद केजरीवाल गारंटी है। ये अमित शाह जी के जुमले नहीं, ये वही अमित शाह है जिन्होंने कहा था 15 लाख तो जुमला है, चुनाव में बोल देते हैं। ये चुनावी जुमला नहीं है। दिल्ली के 4 नेताओं के मैं नाम लूंगा, उनके बारे में जो आपको लगता है आप मुझे बोलिएगा। पहले है मनोज तिवारी। अच्छे गायक हैं। और नेता? नेता तो वो नहीं है, वो तो भाजपा सांसद की पत्नी थी, उन्होंने उस पर सारा अपना बयान दे दिया था। उसको चलाओगे तो पता लगा मनोज तिवारी भाग जाएंगे। कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा गद्दार, धोखेबाज। बांसुरी स्वराज। सुषमा स्वराज के लक्षण उनके अंदर नहीं है। ईस्ट दिल्ली को मोनू कुमार ही क्यों? वीआईपी कल्चर वाले लोग आपने बहुत चुन लिए। अब की बार अपने बेटे को चुनो जिसको जाके हक से यार बोल तो सको यार, मोनू तूने हमारा काम नहीं किया, अब तू गली मत घुस जाइयो हमारी। पापा क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं, पता है? वोट दोगे आप? पापा जीतेंगे ना? यहाँ के लोग ऐसे हाथ देते हैं, विधायक जी कैसे हैं? ना ज्यादा मतलब ये विधायक जी कहते हैं तो मुझे भी लगता है क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दी। Do you know आम आदमी पार्टी? एक बार बोलिए आम आदमी। यहाँ पे लोकल तो हैं, फॉरेनर्स घूम रहे हैं भाई। गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, रोज खाओ। तो सरकार कैसे चलेगी? टैक्स तो गुटखे से दारू से ही आ रहा है। भाई इतनी धूप में क्या कर रहे हो? बीजेपी उसकी रैली में आया आम आदमी की। अगर मैं जीत गया ना तो मेरे को यार एक कुछ तो गिफ्ट दे देना यार। क्या चाहिए गिफ्ट तुम्हें? अपना आईफोन दे देना। मेरे से क्या गिफ्ट? मैं अरे आप ले रहे हो ना मेरा इंटरव्यू। अरे मैं थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे वो तो दे ही देंगे, वो तो दे ही देंगे। पक्की बात दे देंगे। पक्की बात। वही हर्ष मल्होत्रा जीतेंगे, कोई मल्होत्रा जीतेंगे? जी पहले बंदे मिले पूरी रैली में जो कह रहे हर्ष मल्होत्रा जीतेंगे। हर्ष मल्होत्रा जी कैसे लीडर है? पता नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं। पता उनके बारे में भी नहीं है, लेकिन जीतेंगे। ये क्या सीन होता है? मोदी के वो खड़ी है, फिर हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। हो जाएगी। तब कुलदीप जी जीतेंगे तब? अभी हो जाएगी। अभी हो जाएगी। वो कैसे होती है मुझे खड़ी, थोड़ा बताओ यार। जेल लाना पड़ेगा अभी, जेल लगाने से। तो आज आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह हम दिल्ली की सड़कों पे कर क्या रहे हैं। तो भैया फंडा सीधा सा है। आज हम आपको सुनाएंगे फैसिनेटिंग स्टोरी। और वो स्टोरी किस चीज़ को लेकर है? एक ऐसे शख्स को लेकर जिन्होंने लगभग 25 से 30 साल तक दिल्ली की सड़कों पर झाड़ू चलाया और आज उनका बेटा उसी झाड़ू के निशान पर दिल्ली की ईस्ट दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं कुलदीप कुमार की, जो कोंडली से विधायक भी रहे हैं, और उनके पिता प्रकाश जी की, जो एमसीडी में सफाई कर्मचारी हैं। ये जो कहानी है ना भैया, ये पूरा 360 डिग्री टर्न लेती है, क्योंकि एक पिता जो काफ़ी गरीबी से निकले, एक बेटा जिसने अखबार बेची और अब वो दिल्ली में सांसदी का चुनाव लड़ रहा है, और विधायक तो वो पहले ही है। तो आज पूरा दिन हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन कुलदीप कुमार जी से मिलने से पहले हम लोग मिलेंगे उनके पिताजी से और उनसे जानेंगे कुलदीप कुमार की कहानी और उनके संघर्ष की कहानी। उसके बाद आगे चलेंगे, कुलदीप कुमार जी से भी मिलना होगा, उनके साथ नाश्ता वाश्ता करेंगे, उनके घर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में चुनाव आखिर चल कैसा रहा है। तो आइए मिलते हैं। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर। बढ़िया। हाँ, सर क्या कर रहे हैं आप? ये झाड़ू लगा रहा हूँ जी। तो झाड़ू अब क्या जरूरत है? बेटा एमएलए बन गया, अभी भी आप झाड़ू लगा रहे हैं। सांसद बन जाएगा अगर जीत गया, जब भी झाड़ू लगाऊंगा। तब भी झाड़ू लगाओगे? हाँ। कारण क्या है? अभी हाथ पैर चला है मेरे। हाँ। अभी ठीक ठाक हूँ। अच्छा। हाँ, इसी में अपना काम करूँगा। तो इसी में काम करेंगे। हाँ तो अभी थोड़ी देर आपके पास वक्त होगा, बैठ के बात करते हैं थोड़ा। ठीक है। है आपके पास? आइए 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 बैठते हैं।
कितना वक्त हो गया दिल्ली में आपको? मैं दिल्ली में काफ़ी टाइम से हूँ, बाकी नौकरी कर रहा हूँ 88 दिल्ली में ही पैदा हुए या नहीं, गाँव। बाहर से आए? गाँव में कहाँ से? बिजनौर। बिजनौर से। हाँ, उसको जरा एक रुपया शेर आटा था उसको, हम्म, पैसा देखने को था नहीं। हम्म। मैं तब से दिल्ली में हूँ। कैसा लगता है कि एक सफाई कर्मचारी का बेटा विधायक बन गया, काउंसलर बना और अब सांसद बनने की दौड़ में है? कैसा लगता है बेटे को? अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, अच्छा लगता है मुझे। बाकी मैं अपना काम अपना ही करूँगा, काम अपना ही करेंगे, काम अपना ही करूँगा छोड़ने का मन नहीं है काम? ना। मतलब अभी भी यही है कि काम चलता रहेगा हाँ, ऐसे ड्यूटी चल रही है मेरी। कैसे? ऐसा क्या मोह है इस काम से? इस काम से सारे शादीशुदा सब बच्चों को ब्याह होने जगह जमीन से जितना नौकरी और आपने झाड़ू दी तो इस एक झाड़ू से आपने पूरे घर को पाला है? पूरे घर में। पूरे घर को। कुलदीप कैसा लड़का था शुरू से? इसमें अच्छा पढ़ा लिखा है, हाँ हाँ पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, हाँ हाँ। बढ़िया है। मतलब बचपन में शरारती थे कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल शरार से हाँ? साथ नहीं करी, हमने पढ़ाई में जाना गया, पढ़ता रहा बस। अच्छा, पढ़ाई में रहे। पढ़ाई में तो फिर पढ़ाई वाला लड़का कहाँ से राजनीति में पहुँच गए? हाँ, बड़ा लड़का पहले बीएसपी में था। बीएसपी? हाँ, अच्छा, मायावती की पार्टी में था पहले। समझ गया। हाँ हाँ। अब ये आम पार्टी में आ गया, अच्छा, दूसरा चुनाव है। मतलब अब आपके दोस्त होंगे, हाँ, आपके यहाँ बाकी सफाई कर्मचारियों में भी कई सारे आपके ऐसे लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे। मैं सभी को जानता हूँ कभी तो कैसी बातचीत होती है अब बेटों को लेकर? कभी। बढ़िया बात, लोग कह रहे हैं भाई जीतेगा जीतेगा, सभी कह रहे हैं हाँ, कि तेरा बेटा जीतेगा। जीतेगा। सपना नहीं लगता कि एकदम गरीबी से परिवार उठ के आज बेटा यहाँ पहुँच गया? हाँ, वो तो खैर आपकी बात सही है, जी? बाकी मेहनत करी, मैंने शुरू से आज तक मेहनत करता है वो। कुलदीप विधायक बन गए, हाँ, लेकिन घर नहीं बदला उन्होंने अभी। ना घर वही, हाँ? घर वही। हाथ बटाते थे आपका? हाँ, हाथ उठाता था कभी, याद बाई चांस आके झाड़ू मार देता था। अच्छा, हाँ झाड़ू भी मारा है हाँ आपकी जगह? हाँ, तो मेरे को काम वाम चला गया, मैंने बेटे थोड़ा काम कर दिया, मारा वही काम कर देता। क्या काम है ऐसा सफाई कर्मचारियों की, क्या दिक्कत है जो आपको लगता है कि कुलदीप कुमार को सॉर्ट आउट करनी चाहिए? अमीर का पैसा नहीं मिला, पक्के जो लोग हैं वो कच्चे हैं, अभी ऐसे पड़े हैं, बहुत काम है, काम थोड़ी है। कहता नहीं कोई कि बेटा विधायक बन गया, नहीं सांसद कहे। बन जाएगा और आप झाड़ू मार रहे हैं? मेरे कोई नहीं कहता, मुझे पता मानने का तो है नहीं किसी की, मैं किसी की मानता नहीं हूँ, मैं तो अपना काम करूँगा, बैठने का फायदा, पहले हम किसी और से करवाने का मैंने नहीं, मैं अपना आप करूँ, अपना काम करता हूँ, बस आराम से बैठ जाता हूँ। तो ऐसा तो नहीं विधायक जी के पिताजी हैं तो कोई स्पेशल आपको मिलती है क्या? सुविधा? सुविधा का मिली, जो सबको मिली वो भी नहीं मिल रही, वही मिल रही है, वही मिल रही कोई ऐसा अलग ट्रीटमेंट नहीं है ना। क्या कहना चाहेंगे कुलदीप कुमार की? मैं कहना चाहूँगा अच्छी बात, जीतेगा जीतेगा, वो अच्छी तरह जीतेगा, ठीक ठाक वोटो जीतेगा, सीट निकालेगा, ये पक्का है, मुझे पक्का भरोसा। जीत जाएगा तो छोड़ देंगे झाड़ू लगाना? जी नहीं, झाड़ू लगा छोड़ूंगा, झाड़ू ब्याह सगाई मकान दुकान जो बनाए झाड़ू बनाए। केजरीवाल कैसे लगते हैं आप? ये बात बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ, बहुत अच्छा आदमी है। और दिल्ली का टिकट फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर रखी, पानी फ्री कर रखा, और क्या चाहिए। और नरेंद्र मोदी? वो उसने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर खोला, कैसा हाँ। लगा आपको? भाई एक काम मान लो, राम मंदिर बाकी आज तक कुछ करा ही नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। थक गए हैं थोड़ा, हाँ, थक गया कर, हाँ फुलता सांस फूलता है। अब प्रकाश जी का कहना है कि बेटा चाहे विधायक है, आगे सांसद बन जाए, कुछ भी हो, लेकिन अपन तो अपना झाड़ू ही मारेंगे। हाँ हैं जी? हाँ साहब, झाड़ू मारूंगा नहीं मैं। तो अब आगे चलते हैं, प्रकाश जी से तो बात हो गई, अब आगे बात करेंगे, कुलदीप कुमार जी से मिलते हैं, चल के थोड़ा उनके घर चलेंगे। लेकिन उनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको अभी बता दूं, काउंसलर रहे, विधायक बन गए, सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अपना घर नहीं बदला। जिस घर में वो शुरू से रहते थे उसी घर में वो अभी रहते हैं, छोटा सा घर है, उसी में पूरा संयुक्त परिवार रहता है। वहाँ चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिर उनका विजन क्या है सांसदी के चुनाव को लेकर। तो आइए चलते हैं। ठीक है प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, धन्यवाद।
और मोनू जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आए आप आप लोग, दुनिया तो धन्यवाद। आपको कुलदीप कुमार की तरह जानती है, हाँ, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि लोकल लोग आपको मोनू के नाम से भी जानते नहीं हैं। अब मुझे सब मोनू के नाम से जानते हैं बेसिकली। मोनू इतना फेमस हो गया, मोनू के नाम से लोग जानते हैं। मैं बढ़िया, चाहता हूँ कि लोग बढ़िया। मुझे मोनू के नाम से जाने, ताकि लोगों को लगे कि मैं उनके एक परिवार का मेंबर हूँ, तो उनके जैसा हूँ। ये मोनू जी आपका घर है, हाँ, बहुत छोटा सा घर है, लोग बंगलों में रहते हैं, आप विधायक होकर भी इतने छोटे से घर में रह रहे हैं। जहाँ रहते हैं शुरू से वहीं रह रहे हैं। ऐसी कोई ज़्यादा इच्छा ही नहीं है कि अच्छा। बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा घर चाहिए। हाँ, और ज़मीन के लोग हैं, गरीब घर से आते हैं, तो अभी जितनी चीज़ें उतनी कर रखी हैं। उतनी ही है। हाँ, यहीं से सारा प्रचार चल रहा है। हाँ यही चल रहा है, अभी तो घर यही तो वहीं चल रहा है। अच्छा। अच्छा, तो ऑफिस भी है, लेकिन हाँ, घर हाँ, यहाँ से। हाँ। घर से ही अपना सारा सब चीजें यहाँ से ही खा पी के निकलते हैं, और फिर काम करते हैं, घर आते हैं। अब तो खा पी के भी नहीं निकल पाते, सुबह 5 बजे क्या खा के निकलेंगे। ये भी बात सही है, बट चलो अब हम आए हैं तो कुछ खा पी के जाएंगे आपके पास। थोड़ा बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। प्रबंध तो किया होगा नहीं बिल्कुल, आपने। नाश्ता कराएंगे आपको। आइए बाकी बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आइए। बैठिए। आह, छोटा सा घर है, दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बट लेकिन एक बात जरूर है कि आपकी गली तक गाड़ी भी नहीं आती है, बहुत पैदल चल के आना पड़ता है। आप ऐसी जगह रह रहे हम तो इसलिए हो। रहते हैं ना, ताकि लोगों से मिलते हुए आ जाए। ये भी बात सही है। सुबह निकल जाते हैं तो लोगों से मिलते हुए तो आ जाए इस बहाने। हाँ। अब गाड़ी करके आगे आएगी तो फिर मिल भी नहीं पाएंगे, उतना ही घर में आ जाएंगे, तो उतना वीआईपी ठीक नहीं है। लोगों से मिलते जुलते आ जाते हैं, वहाँ से नमस्ते हो जाती है लोगों से। हाँ तो लोग शिकायत करते हैं किसी काम पे कि नहीं? हाँ, डांट भी देते हैं? हाँ, क्यों नहीं पकड़ लेते? कहते यार तू तो ये वाला काम ही नहीं हुआ है। पकड़ लेते हैं लोग कहीं भी। कहीं पकड़ लेते हैं। देखो बेसिकली यही तो फायदा है ना भाई, लोग कहीं पकड़ लें आप। आप अवेलेबल हो, आपको लोग मिल सकें। बातचीत, नेता का काम ही क्या होता है? बेसिकली हमारा काम है लोगों की समस्या सुनना, उसका समाधान कराना। लाइफ स्टोरी क्या है आपकी? मतलब ये एक नॉर्मल आदमी के लिए ना बड़ा सपना सा लगता है कि ऐसी जगह से निकलना, फिर काउंसलर बनना, फिर उसके बाद विधायक बनना, और अब आप सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी ऐसी जगह से जहाँ से गौतम गंभीर जैसे लोग, बड़े बड़े क्रिकेटर्स चुनाव लड़के जीते हैं। बेसिकली क्या है कि हम तो बहुत सामान्य से परिवार से आते हैं, है ना, और किस घर से आते हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप सबको पता है कि। लेकिन वहाँ से खड़े होके यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तो कांटों भरा रहा है, संघर्ष भी रहा है जीवन में। मुझे याद है कि मैं जब 10वीं क्लास के आसपास था, तब अखबार डाला करता था, न्यूज़पेपर डाला करता था, और सुबह उठ के जाया करता था। 450 रुपये उसमें मिला करते थे, और जब जाते थे सेंटर के ऊपर तो हम 3-4 बजे निकल जाते थे घर से सुबह, शनिवार इतवार को, इसलिए कि ताकि पम्पलेट मिलेगा, ज़्यादा पैसे आएंगे, उससे काम चलेगा। तो वहाँ से शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई में आगे बढ़े, 12वीं क्लास पास की, कॉलेज में एडमिशन हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पढ़ाई की तो वहाँ बड़े बुद्धिजीवी लोग मिले, उनके साथ मुलाकात हुई, अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, चीज़ों को समझा, तो समझ में आया कि यार हमें ना लोगों की सेवा करनी है। तो कॉलेज में ही समाज सेवा की शुरुआत करी। फिर धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आ गई, हम लोग आंदोलन में जुड़ गए। हमने कोई सोचा नहीं था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगर कहें तो ये था कि जब दिल्ली में पहली बार सरकार बनी आम आदमी पार्टी की 49 दिन की, हमने देखा एक खौफ था प्रशासन में, एक डर था लोगों के अंदर। जो प्रशासन थे, जो करप्ट थे ऑफिसर, में एक डर था पूरे में, और लोगों में एक उत्साह था कि एक ऐसी पार्टी आ गई, एक ऐसी उमंग थी उनके अंदर कि एक ऐसी पार्टी आई है जिन्हें करप्शन को ख़त्म कर दिया। आपने देखा होगा थाने में जाते थे तो अंदर मोबाइल ले जाना बैन था, पेन ले जाना बैन था, चेक होता था गेट के ऊपर। हर आदमी कहता था केजरीवाल आ जाएगा पैसे लोगे तो हमें वहाँ से समझ में आया कि अगर राजनीति, इलेक्टेड पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, अगर वहाँ आप आते हैं तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो हम लोग आए थे यहाँ पे कि कुलदीप जी से बात होगी, तो इस दौरान सोचा सुबह सुबह का वक्त है तो चाय भी हो जाए। लीजिए कुलदीप जी, चाय पी लीजिए, आप भी लीजिए। अब एक चीज़ में चाय से मेरे को याद आती है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो कभी चाय बेचा करते थे। उनकी भी अपनी एक स्टोरी रही है, मतलब रैग्स टू रिचेस वाली, कि बड़े ही सामान्य परिवार से वो देश के प्रधानमंत्री बने। आपकी भी एक ऐसी स्टोरी है कि पिताजी आपके एमसीडी में सफाई कर्मचारी रहे, फिर आप कह रहे हैं अखबार बांटते थे। वो दौर जो था उस वक्त का, आपको क्या चीज़ें याद आती हैं उस वक्त की, कि किस तरह से आप उस गरीबी से निकल के यहाँ तक पहुँचे कि आप अब रिप्रेजेंटेटिव है एक विधानसभा के, और अब सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि भाई आज हम यहाँ इस मुकाम पे खड़े हैं, तो उसमें मेरे फादर का बड़ा रोल है, जहाँ इस मुकाम पे खड़े हुए हैं। और हमें गर्व भी होता है कि अगर उन्होंने जिस प्रोफेशन को करके, अगर उस प्रोफेशन की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अगर वो नहीं होते उस नौकरी में, शायद हम नहीं पढ़ाई कर पाते या हम नहीं खड़े हो पाते। उनका एक बड़ा
योगदान है। मुझे लगता है कि हर बच्चे को वो कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले जीवन में, उसको अपने माँ बाप के संघर्ष पे हमेशा गर्व होना चाहिए, उसे प्राउड होना चाहिए और उसे गर्व से बताना चाहिए कि हाँ जी मेरे माता पिता थे। ये नहीं कि मैं उनको छुपाना शुरू कर दूँ कि मैं बड़ा आदमी बन गया, अब मैं क्यों लोगों को अपने घर पे लेके आऊँ, मेरे छोटा सा घर है। नहीं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। ये हर बच्चे को जो जिसके माता पिता ने उनके संघर्ष किया है या संघर्ष कर रहे हैं, ये उन सब के लिए एक प्रेरणा है कि वो भी सीख सकते हैं कि यार वो भी इस देश में, इस दुनिया में अपना नाम कायम कर सकते हैं अगर वो ईमानदारी से काम करें तो। मैं अभी आपके पिताजी से भी मिलके आया, वो भी यूपी से चलकर कभी यहाँ आए। ऐसे कितने लोग होंगे जो ईस्ट दिल्ली में रहते होंगे, जो यूपी या बिहार के या पूर्वांचल का जो एरिया है वहाँ से यहाँ आए होंगे। लगभग अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 39 से 40% लोग ऐसे हैं। गरीबी से वो ऊपर उठ सकें, उसके लिए आपका विजन क्या है? देखिए 39-40% नहीं होगा आंकड़ा। इस दिल्ली की मैं बात करूँ तो यहाँ तो वो आबादी 80% से भी ज़्यादा है। अच्छा। तो मैं आज जिस जगह में मैं बैठा हूँ, जिस घर में, जहाँ मेरा घर है, ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और इस दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी बहुत बड़ी आबादी है। हमें पता है यहाँ की समस्याएं क्या हैं। तो आप भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में ही रहते हैं? हाँ, जिस घर में बैठा हूँ ये 50 गज का जो मकान फ्लैट है, इसमें मैं, ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। इसी में हम शुरू से रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी आबादी इस दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, रिसेटलमेंट है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, या फिर बिल्कुल डीडीए की कटी हुई पॉश डीडीए के फ्लैट्स हैं, या फिर वो है। लेकिन एक बड़ा आबादी जो है वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहती है और उनका एक संघर्ष है। उन सब लोगों का एक बड़ा संघर्ष है। उन लोगों ने बड़े संघर्ष के साथ ही मकानों को खड़ा किया है, इन इमारतों को खड़ा किया है। मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ, उस परिवार से आता हूँ कि जो रिसेटलमेंट का, झुग्गी झोपड़ी का, अनऑथराइज्ड एरिया का दर्द को समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि उनको डेवलप कैसे करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो आज भी यही है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ अनऑथराइज्ड हैं, जिनके आज भी मकान बन गए लेकिन उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, उनके मकान ना टूट जाए, डीडी नंबर जाके उनको नोटिस थमा देती है, नोटिस पकड़ा देती है। तो उन लोगों की समस्या मुझे पता है कि मेरा मकान 4 मंजिल का बन गया, मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर आज भी एक तलवार लटकी हुई है कि कब मेरा मकान छिन जाएगा। ये तो मकान मेरे पास वाले तो बोल रहे हैं वो आ जाएंगे सरकार में तो वो भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को वो तो ऑथराइज कर देंगे। वो तो 10 साल से बोल रहे हैं। हाँ। वो देखिए बेसिकली केंद्र में वो लोग हैं, है ना, और यूडी मिनिस्ट्री ये करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, डीडीए क्योंकि उसके अंदर में सीधा आती है। जितनी कॉलोनी डीडीए सबके अंडर में आता है। तो वो तो 10 साल से थे, डीडीए उनके पास था, वो उसको कर सकते थे। हमारे पास बिजली थी, हमने बिजली ठीक करी। हम पे पानी था, हमने पानी ठीक किया। हम पे एजुकेशन था, हमने एजुकेशन ठीक किया। हम पे ट्रांसपोर्ट था, हमने ट्रांसपोर्ट ठीक किया। उनके पास डीडीए थी, वो ठीक नहीं कर पाए। जब मैं बिजली की बात करता हूँ तो लोग तो बड़ा आम है बिजली। दिल्ली में बिजली बहुत आम नहीं है। ये वही दिल्ली है जहाँ 4-4 घंटे का पावर कट लगता था। और उस पावर कट में एक मेन बात क्या होती थी कि उस समय इन्वर्टर चला करते थे। अब जिसके घर में इन्वर्टर लगा होता था ना, वो बड़ा आदमी होता था। वो एक डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा करता था कि जो बड़े लोग हैं उनके घर में इन्वर्टर है, जो गरीब लोग उनके यहाँ नहीं है। उसको समानता लाने का काम उनके यहाँ जाने का। अब सबके लिए 24 घंटे बिजली फ्री है, अब सबके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री है। मतलब कोई गरीब है, किसी का पैसे नहीं है, वो इसलिए नहीं कि उसका बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पाएगा, वो पंखा से नहीं चल पाएगा कि उसके पैसे नहीं है। आज उसके यहाँ बिजली आती है 200 यूनिट। एक अमीर है तो उसके यहाँ तो आती है। तो बिजली के कट लगने कम हो गए अब आप या कम ही हो गए, बिल्कुल बंद हो गए? अब तो बंद ही हो गए। अब तो दिल्ली में आपको इन्वर्टर मिलेगा ही नहीं। मनीष सिसोदिया के काफ़ी क्लोज भी रहे हैं आप। मतलब मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया गया था आपके बारे में कि जब सीबीआई हेडक्वार्टर में उनकी पेशी होती थी, या कह सकते हैं कि सवाल जवाब के लिए बुलाया जाता था, तो आप जब तक वो बाहर नहीं आते थे, बाहर बैठे रहते थे, धूप में वेट करते रहते थे। वो दौर कैसा था? वो तो सच में बहुत संघर्ष का दौर है। और हमें याद आता है आज भी कि मनीष जी ने वाकई में ही इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। आंख भर रही है आपकी। हाँ, और लेकिन ऐसे लोग आज जेल के अंदर हैं। मैं उनकी वाइफ से मिलता हूँ तो रो नहीं पाते, क्योंकि वो, हम रोएंगे तो उनकी हिम्मत टूटेगी। मुझे आज भी वो बात याद आती है कि जब हम बैठते थे पहले मनीष जी के साथ, तो हमें से एक बात बोलते थे, कहते थे यार अगर किसी में प्रतिभा है ना, किसी में क्वालिटी है, तो उसके आगे पैसा कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए, सरकार उसके जिम्मेदारी को उठाए। और सच पूछो तो उन्होंने वो करने का काम किया एजुकेशन सिस्टम में। उन्होंने उस बच्चे को कभी फील नहीं होने दिया कि मेरे पिताजी कोई सफाई कर्मचारी हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई ऑटो चलाते हैं, तो मैं उनको मुझे पैसे, मैं अपनी पढ़ाई ना कर पाऊँ। उन्होंने हमेशा उसको सपोर्ट करने का काम किया और आगे बढ़ाने का काम किया। और हम जैसे लोगों को राजनीति में आने देता, कभी राजनीति में जैसे लोग आ ही नहीं पाते, प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता ना, हम पे इतना पैसा होता। पहले हमसे हमारा पैसा पूछा जाता, फिर हमसे हमारी जाति पूछी जाती, फिर हमसे हमारा बैकग्राउंड पूछा जाता, फिर हमें कोई टिकट नहीं देता। ईस्ट दिल्ली में पिछली बार 2019 का जब चुनाव हुआ तो
भाजपा से कैंडिडेट थे गौतम गंभीर। लगभग आतिशी जी उस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसदी का चुनाव लड़ रही थी, कैंडिडेट थी, और दोनों के वोट में अगर अंतर देखा जाए तो लगभग 4.25 लाख वोट का अंतर था, और 3,90,000 वोट ज़्यादा मिले थे गौतम गंभीर को अरविंदर सिंह लवली जी से। अब कांग्रेस एक साथ लड़ रही है चुनाव, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत। ज़्यादातर ये उम्मीद की जा रही है बाकी स्टेट्स में कि दोनों ही पार्टियां इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो भाजपा को शायद वो एक तरह से टफ फाइट दे पाए। लेकिन जब हम पिछले आंकड़े देखते हैं तो लगता है कि दोनों पार्टियां मिलके भी उतना वोट नहीं ले पाई पिछली बार कि जितना तब मिला। देखिए, मैं अभी सवाल पूरा कर लूँ। एक तो ये चीज़ कि ये जो वोटों का अंतर है वो किस तरह से हटेगा, और दूसरी चीज़ इतनी बड़ी जीत के बाद भी गौतम गंभीर को भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया? देखिए, 2-3 चीज़ें। पहली बात तो कभी भी चुनाव इस कैलकुलेशन पे होता ही नहीं कि भाई पहले दोनों का मिला कितना वोट था, अब एक का कितना होगा। अगर आप पार्टियां गठबंधन इसीलिए करती हैं ना। नहीं, मैं बताता हूँ। अगर हम इस कैलकुलेशन में जाएंगे तो आप सोचो कि 2015 से 2013 से पहले हमारे पास क्या था दिल्ली में? हमारे पास तो एक भी सीट नहीं थी। बिल्कुल। हमारे पास तो 0 वोट % था, हम तो चुनाव में थे ही नहीं। लेकिन हमने लोगों ने 28 सीटें दी, दूसरे चुनाव में हमें 67 सीटें दी, फिर 62 सीटें दी। हम कहीं तो नहीं थे ना, पहली बात। दूसरी बात, 2014 से पहले बीजेपी भी कितनी सीटें दी इसके अंदर? ठीक है। ऐसी क्या कैलकुलेशन बनी कि वो सारा वोट डाइवर्ट हुआ? यानी कि सारा वोट तो कांग्रेस के पास था, वो डाइवर्ट होकर बीजेपी के पास आया। बिल्कुल। तो ये कैलकुलेशन नहीं होती, हर चुनाव अलग होता है। अब इस चुनाव में अलग कैसे है? पहली बात क्या हुआ कि 2014 में गवर्नमेंट आई बीजेपी की, और लोगों से बहुत सारे कमिटमेंट किए, लोगों से बहुत सारे वादे किए। लोगों को लगा यार कांग्रेस सरकार थी, इतने साल चली आ रही है, अब नए आदमी को मौका देना चाहिए। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, और उन्होंने सपने दिखाए लोगों को, झूठे सपने। उन्होंने क्या कहा कि 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। युवा सच में रोजगार चाहता है, हर आदमी रोजगार चाहता है। रोजगार नहीं था लोगों के पास, उन्होंने कहा रोजगार दे देंगे। उन्होंने गैस सिलेंडर की बात करी, उन्होंने महंगाई की बात करी। तो लोगों ने 2014 में उनको मौका दिया। लेकिन 2014 से 5 साल वो सरकार चली, और 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो लोगों के बीच में दोबारा गए, उन्होंने कहा जी 5 साल में क्या होता है? 5 साल में तो कुछ नहीं होता, हमें 5 साल और दो। जनता को लगा यार बात तो ठीक कह रहे हैं, 5 साल में तो कुछ नहीं होता, इनको एक मौका और देते हैं। तो उनको जो एक मौका दिया, अच्छा उस चुनाव की खासियत क्या थी? उसमें भी अगर मैं इस दिल्ली की बात करूं, नेशनल लेवल तो बात अलग करूंगा, इस दिल्ली की बात करूं तो महेश गिरी को सांसद बनाया। अब महेश गिरी 5 साल तक लोगों के बीच में नहीं गए, कभी कोई काम उन्होंने नहीं किया। जनता में बहुत रोष था कि भाई इनके सांसद आए, लेकिन उन्होंने उसका टिकट काट दिया। अब उन्होंने कहा कि हमने ये निकम्मा आदमी था, हमने इसका टिकट काट दिया, अब एक मौका और मोदी जी को दो, एक मौका और भाजपा को दो, हम अच्छा काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम सारे वादे पूरे करेंगे, हमें एक योजना तो और चाहिए। अब उनको 2019 में लोगों ने एक मौका और दिया, और गौतम गंभीर यहाँ चुनाव लड़े। गौतम गंभीर सेलिब्रिटी थे, गौतम गंभीर क्रिकेटर थे बड़े। लोगों को लगा अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, अगर ना भी काम करें तो फोटो खिंचा लेंगे। अब बेचारों को फोटो खिंचाने का सौभाग्य भी नहीं मिला लोगों को। अब लोगों को तो छोड़ दो, भाजपा के नेताओं तक को नहीं मिला, बेचारों को परेशान रहे। सोचते थे बेटे के बर्थडे में बुला लेंगे गौतम गंभीर को तो फोटो खिंच जाएगी, वो भी नहीं खिंची। किसी परिवार में बुला लेंगे, उसमें तब भी नहीं आए। सुख दुख में आ जाएंगे, वो भी नहीं आए। तो 5 साल वो नहीं आए। तो अब चुनाव है 2024 के बाद, और साथ में खड़ी है भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के एंटी इनकम्बेंसी, और नेशनल लेवल पे जो मुद्दे थे उनका पूरा नहीं होना। आज सामने खड़ी है बहुत बड़ी बेरोजगारी, सामने खड़ा है 1100 रुपये का सिलेंडर, सामने खड़ा है 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो वाला आटा 36 रुपये किलो में, 80 रुपये की तेल की बोतल 180 रुपये में, महंगाई, बच्चों की फीस। आज ये मुद्दे सामने लोगों के खड़े हुए हैं, और साथ में झूठ और जुमलों का व्यापार वो खड़ा हुआ है। तो ये चुनाव अब की बार 2014 से और 19 से अलग है। अब पूर्वी दिल्ली की तो मैं बात करूं तो पूर्वी दिल्ली के लोग अब किसी ऐसे आदमी को मौका नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के कि जो आए, वोट ले और यहाँ से गायब हो जाए। और दूसरी बात एक और है, लोगों को लगता है यार कि महेश गिरी गलत आदमी था, लोगों को लगता है गौतम गंभीर गलत आदमी थे। मैं कहता हूँ ये गलत आदमी नहीं थे, मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ। गौतम गंभीर बहुत अच्छे आदमी थे, महेश गिरी बहुत अच्छे आदमी थे। एक कंपनी होती है ना, वो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट खराब नहीं होता, यहाँ प्रोडक्ट खराब नहीं है, यहाँ कंपनी खराब है। जो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा वो कितना अच्छा प्रोडक्ट हो, वो कंपनी खराब है तो प्रोडक्ट भी खराब ही हो जाएगा।
तो उनका काम सेवा, मतलब भारतीय जनता पार्टी का काम, कंपनी आप कह रहे हैं कि खराब है, भारतीय जनता पार्टी जो कंपनी वो खराब है। आप कह रहे हैं खराब है। हाँ, तो फिर ये कैसे हो जाता है कि 2014 में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 33% था, 2019 में वो डिग्रेड होके 19% रह गया, नहीं और अब स्थिति ये आ गई कि कहाँ 7-7 सीटों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, अब वो 4 पे आ गई। नहीं देखिए, तो जहाँ पूरे देश में जाने की बात हो रही थी वहाँ ऐसा लग रहा है कि सिकुड़ रहे हैं। नहीं तो ये चीजें क्या हैं? मतलब आंकड़े कुछ और हैं, देखिए, धरातल पे आप कह रहे हैं चीजें देखिए, कुछ और हैं। पहले तो मैं उसका जवाब दे दूं, पहले 2 हाँ। पॉइंट रह गए थे, और उसमें क्या है, और अब हो गया इंडिया अलायंस, हम्म। इसी का पार्ट है वो। दूसरी बात क्या है कि आज जिस तरह देश को बांटा गया है, जिस तरह से आज यहाँ पर पूरे देश में आप देखोगे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, खुलेआम लोग कह रहे हैं हम 400 पार दो, संविधान को बदल देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे। वो लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, 400 पार सीटें लाकर वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। तो आज जो लड़ाई है वो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की। चंडीगढ़ में कैसे वोट चोरी करके कैसे मेयर बनाया गया, पूरे देश ने देखा, और सबको पता है कि इन्होंने वोट चोरी करने का काम किया, ये सब जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी काम करती है फूट डालो और राज करो की नीति पे, वोट डाइवर्जन, वोट हिस्सों में बढ़ जाए, भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। हम नहीं चाहते कि देश के लोगों को फिर बेरोजगारी की मार झेलनी पड़े, देश के लोगों को कहीं ऐसा संविधान, जो भारत का संविधान है, जो सबको बराबरी की समानता की बात करता है, जो वोट के अधिकार की बात करता है, जो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, जो संविधान इस देश को आगे ले जाने की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को बदल दे। तो सबसे पहले तो उस संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे अब की बार गठबंधन किया है। और जो गठबंधन है उससे जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट था, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है। जो भारतीय जनता पार्टी कुशासन के 10 साल के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, उनको एक सॉलिड एक कैंडिडेट मिलेगा जिसको वोट कर पाएंगे। इसलिए इस सीट पर अब की बार इस दिल्ली में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत मजबूती के साथ इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रहा है। तो पिछली बार का वोट परसेंटेज आपको पता होगा क्या रहा है दिल्ली में। तो भाजपा 50+ रही, और दोनों पार्टियों का जो वोट परसेंट था वो मिला के 40 के आसपास था। तो ये जो 12-13% का गैप है, इसको किस तरह से टैकल करेंगे आप? देखिए, इसमें एक बड़ी बात तो मैं आपको बताऊं कि 2014 में 2019 में आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया था। 2019 में जिस प्रकार की तानाशाही आज चल रही है देश के अंदर, वो तानाशाही नहीं चल रही थी। लेकिन सरकारों को तोड़ना, सरकार को गिराना, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी बहुत लोकप्रिय हैं और ये सब जानते हैं। अगर आप समझ रहे हो कि अगर दिल्ली की सरकार में 70 में से 62 सीटें हमें दे रहे हैं, 70 में 67 सीटें हमें दे रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल से लोग प्यार तो करते हैं, उन्हें अपना बेटा भाई तो मान रहे हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी कैलकुलेशन पे आ रहा हूँ। तो दिल्ली के अंदर होता क्या था, वो केंद्र में जब होता चुनाव तो वो बीजेपी को वोट कर देते थे, दिल्ली में चुनाव होता तो अरविंद केजरीवाल को वोट करते, क्यों उनसे प्यार करते। लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले 1 सालों में बहुत परिस्थितियां बदली हैं। एक दिल्ली के सिटिंग चीफ एजुकेशन मिनिस्टर को जेल में डालने का काम किया, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर जिन्होंने दिल्ली को हेल्थ मॉडल दिया, उनको जेल में डाल दिया। और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी, जो स्वयं बहुत लोकप्रिय हैं, उन मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की नोटिफिकेशन लगने के बाद उन्हें जेल में डालने का काम किया। और जेल में डालने के बाद जनता में जो रोष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैला, चाहे वो बीजेपी का बहुत कोर वोटर, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, बीजेपी का बहुत कोर वोटर था, उसमें भी नाराजगी पैदा हुई कि यार ये तो कहीं ना कहीं सबको बराबरी का चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये कहीं ना कहीं आज जागती हो रही है कि एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए, एक सरकार को गिराने के लिए पहले एलजी को लगाया गया, फिर अफसरों को लगाया गया, और उसके बाद जब कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो आज ईडी और सीबीआई को लगा दिया कि उनको जेल में डाल के सरकार को गिराया जाए। तो लोगों के अंदर बहुत रोष था। महिलाएं की आंखों से लिटरली बता देता हूँ मैं आपको, हमसे रो के महिलाएं पूछती थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है और वो कब बाहर आएंगे, उनका सवाल होता था। तो आज अरविंद केजरीवाल जेल में जिस दिन डाला, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि चुनाव पूरा दिल्ली का बदल गया। तो देश के लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केवल अरविंद केजरीवाल जी को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। और उसके बाद उन्होंने लाख कोशिशें करी, ईडी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिलके, कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल ना मिले, वो चुनाव प्रचार ना कर पाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, बजरंगबली जी का आशीर्वाद होता है, तो निश्चित रूप से सच्चाई की जीत होती है। और सच्चाई की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बेल देने का काम किया। 1 जून तक वो जेल के बाहर है
और एक उस पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक करारा तमाचा लगा। और मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि इस दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में तो अब की बार 7 की 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। मैं आपको फिर बताया था इंडिया अलायंस। लेकिन जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे उस दिन इस सीट हम जीत चुके थे, और जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए 3 लाख के मार्जिन से इस दिल्ली की सीट अब की बार हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अब सबको लग रहा है यार अब तो गुंडागर्दी हो रही है। तो ये तो आपने अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिल्कुल गलत तरीके से जेल में डाला गया, जो भी है। लेकिन एक तो सेंटिमेंट ये भी चल ही रहा है ना कि नई शराब नीति में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलत खामियां थी जिसके चक्कर में ये चीज़ें चल रही हैं। तो आप वो पूरा नैरेटिव नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का डेटा एसबीआई से मांगा और एसबीआई ने कहा जी हम तो 4 जून के बाद देंगे, बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय अड़ गए नहीं, अभी तो हमें तो आइडिया नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने जब वो डेटा मांगा और उसकी जब एंट्रीज आई तो उसमें एक एंट्री थी अरबिंदो फार्मा की। अरबिंदो फार्मा मीन शरद चंद्र रेड्डी। कौन शरद चंद्र रेड्डी? वो शरद चंद्र रेड्डी जिसके बयान पे दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, एक बड़े मैंडेट के मुख्यमंत्री को एक व्यक्ति के बयान पे जेल में डाला गया। उनका नाम है शरद चंद्र रेड्डी। एक और था, इसका नाम था मुंगटा रेड्डी। अब शरद चंद्र रेड्डी की जब एंट्री आई तो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अरबिंदो फार्मा शरद चंद्र रेड्डी ने 5 करोड़ का चंदा इंटरिम बेल लेने के दिया और 55 करोड़ का चंदा परमानेंट बेल लेने के लिए दिया। जब ये खुलासा देश के सामने हुआ तो सबको समझ में आ गया कि शराब घोटाले में घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया था और उनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर की छवि खराब करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। वरना आप सोचो कि ऐसी कौन सी जांच है, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है भाई कि आप 1-1.5-2 साल तक जांच चलाते हो, क्या इसके ऊपर उस जांच एजेंसी पे सवाल नहीं उठना चाहिए कि 2 साल के अंदर आप आज तक एक एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाए, 2 साल में आप एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाए, 2 साल के अंदर आपको कोई मनी ट्रेन नहीं मिला। लेकिन जहां आपको मनी ट्रेन मिला भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में, वहां आप नहीं गए उस शरद चंद्र रेड्डी के पास। तो पूरा का पूरा केस उस दिन ये खत्म हो गया जिस दिन शरद चंद्र रेड्डी का मामला सामने आया। देश के लोगों को स्पष्ट हो गया, दिल्ली के लोगों को पता लग गया कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया जी को फंसाया गया। और संजय सिंह आए ना 6 महीने बाद बेल पे बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत उनको बेल देने का काम किया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप किसी को केवल और केवल इसीलिए जेल में रख सकते कि आप पे कोई एविडेंस है नहीं, आप पीएमएलए कानून लगा के उसको जेल में डाल दो। सबको पता है कि पीएमएलए कानून का जो अमेंडमेंट किया गया था उसका जो आज जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वो देश के सामने स्पष्ट है। तो पूरा का पूरा केस फर्जी है और देश सामने स्पष्ट भी हो चुका है। केजरीवाल जी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने 10 गारंटियां दी। तो उन्होंने बोला कि हम लोग 2 करोड़ जॉब्स पे काम करेंगे, पूरे मुल्क में बिजली देंगे। और उधर अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि जो पार्टी 22 सीटों पे लड़ रही है वो पूरे देश में 10 गारंटियां दे रही है। देखिए, अमित शाह जी को बहुत घमंड हो गया है। हाँ, और मतलब देश के लोगों का घमंड तोड़ेंगे। जो ये बातें है ना, ये आप सोचिए, उन्होंने कहा 22 सीटों पे लड़ रही है आम आदमी पार्टी। हमने कहा, हमने कब कहा 543 पे लड़ रहे हैं? हमने तो नहीं कहा कभी भी। अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या? हमने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार देश में बनने जा रही है, इंडिया सरकार देश में बनेगी और जो सरकार बनेगी वो सरकार इन 10 गारंटी को पूरी करेगी, क्योंकि उस सरकार का हिस्सा आम आदमी पार्टी होगी। उसमें हमारी 22 सीटें होंगी ना उस सरकार में। तो उस सरकार के इस जो गारंटियाँ होंगी उसको पूरा करेंगी। और ये अरविंद केजरीवाल गारंटी है, ये अमित शाह जी के जुमले नहीं, ये वही अमित शाह हैं जिन्होंने कहा था 15 लाख तो जुमला है, चुनाव में बोल देते हैं। ये चुनावी जुमला नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल जो गारंटी देते हैं उस गारंटी को पूरा करने का काम करते हैं। मुझे याद है जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम दिल्ली के लोगों का बिजली का बिल माफ़ करेंगे, पानी का बिल माफ़ करेंगे, तो कहा ये हो नहीं सकता, अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने करके दिखा दिया दिल्ली के अंदर, महिलाओं को बस में यात्रा फ्री करके दिखा दिया। अभी एक स्कीम और लाया है मुख्यमंत्री जी, हर महिला को दिल्ली के अंदर 1000 रुपये प्रति महीना जिनकी 18 वर्ष से ऊपर आयु है उनको देने की स्कीम लेके आए। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, हो नहीं सकता। अरे होगा। क्या राम मंदिर आपको इस चुनाव में मुद्दा लगता है? देखिए, भाजपा के लिए हो सकता है, मेरे लिए तो आस्था का विषय है। भाजपा के लिए चुनाव का विषय हो सकता है। तो भाजपा तो कह रही है कि इतने वक्त से कोई नहीं बना पाया, हमने वादा किया था, हमने बना दिया। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, भगवान का मंदिर बनाने की किसी में ताकत नहीं है ना, ये कोई नहीं बना सकता। सब लोगों ने चंदा दिया है उसके अंदर, सबने मिलकर उसको बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, मुझे उस बात पे बिल्कुल नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए आस्था का उसका विषय हो सकता है राजनीति का, मेरे लिए आस्था का विषय है। हम दिल से मानने वाले लोग हैं भगवान राम को, हम बजरंगबली जी को दिल से मानने वाले लोग हैं। वो उनके लिए राजनीतिक एजेंडा हो सकता है क्योंकि उनके पास काम नहीं है, वो काम गिनाए ना। हम आस्था भी रखते हैं और काम भी गिनाते हैं।
हम अपने काम भी बताते हैं, हमने क्या काम किए, हमने क्या काम नहीं किए। अब मैं जहाँ जिस इलाके से विधायक हूँ, सबसे बड़ी रामलीला मैं वहाँ कराता हूँ। मैं कांवड़ का कैंप लगाता हूँ, पिछले 10 सालों से मैं कांवड़ का कैंप लगाता हूँ। मेरे 2 कैंप लगते हैं इस दिल्ली के अंदर। सबसे बड़ी छठ पूजा मैं कराता हूँ, जिसमें 20 से 30 हज़ार लोग आते हैं। तो अब मैं लोगों से कहूँ जी मैंने आपके लिए छठ पूजा कराई इसलिए मुझे वोट दो, मैंने आपकी रामलीला कराई इसलिए मुझे वोट दो, मैंने कांवड़ कैंप लगाया इसलिए मुझे वोट दो, नहीं। मैं उनसे कहता हूँ ये सब आस्था का विषय, मेरा काम था, मैं कर रहा था आप सब लोगों के साथ मिलकर, और मैंने नहीं किया। मेरी औकात नहीं थी कि मैं किसी रामलीला में 1 करोड़ रुपए लगा दूंगा। लोगों ने चंदा दिया, हमने उनके साथ मिले, हमने उसको आगे बढ़ाया। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों 10 साल का अपना काम बताओ। इस दिल्ली में हर इनके बीजेपी कैंडिडेट है, मैं तो उनसे खुलेआम कहता हूँ आप 10 साल का काम बताओ ना अपना। आपके 2 सांसदों ने 10 साल में क्या काम किया, वरना मैं अपना काम बताता हूँ 4 साल का, और मैं 4 साल का बताऊंगा, अपने एमएलए के काम भी बताऊंगा आपको हर विधानसभा के अंदर जो हमने करने का काम किया। दिल्ली के 4 नेताओं के मैं नाम लूंगा, उनके बारे में जो आपको लगता है आप मुझे बोलिएगा। पहले है मनोज तिवारी, अच्छे गायक हैं, अच्छा गाते हैं। और नेता? नेता तो वो नहीं है। अच्छा, नेता नहीं है। कन्हैया कुमार, एक यूथ में उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छे वक्ता हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग तो नहीं है ना? वो तो मुझे लगता है शायद डिनाई कर दिया था पहले ही, अच्छा। कोर्ट में डिनाई हो गया था, उसमें मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तो भाजपा सांसद की पत्नी थी, उन्होंने उस पर सारा अपना बयान दे दिया था, उसको चलाओगे तो पता लगा मनोज तिवारी भाग जाएंगे। कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा गद्दार, धोखेबाज। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज के लक्षण उनके अंदर नहीं है। वो इस देश के जो पैसा लेके भागते हैं, इस देश को चूना लगा के भागते हैं, उनके साथ खड़ी होती हैं। जब एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जाता है, ईडी की वकील बन के खड़ी होती हैं। उनको सोचना चाहिए, वो देश पहले है उनके लिए, सब बाद में। दिल्ली के बेस्ट मुख्यमंत्री आपको कौन लगते हैं अरविंद केजरीवाल के अलावा? दिल्ली के लिए तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत शानदार काम किए, बहुत अरविंद डेवलपमेंट। केजरीवाल जी के अलावा वो तो आपके लिए बेस्ट हैं। शीला जी ने भी अच्छा काम किया दिल्ली में। अच्छा, शीला दीक्षित हैं आप? अच्छा काम किया उन्होंने। जी। आम आदमी पार्टी के सबसे मजाकिया नेता? कभी मौका नहीं मिला ना हम लोगों को, तो हम तो मजाक का मौका इसलिए मिला क्योंकि हम पे तो हमेशा ही एक प्रेशर रहता है, समझ रहे हो। कभी एलजी का प्रेशर होता है, अच्छा। कभी बीजेपी का प्रेशर होता है। उनने हमें इतना, मतलब दिल्ली के लोगों को इतना परेशान कर रखा है, तो मजाक का मौका नहीं मिलता। हमें तो सेवा का मौका ढूंढते हैं, तो मजाक का मौका कम ढूंढते हैं। ईस्ट दिल्ली को मोनू कुमार ही क्यों? मोनू उनका बेटा है। मोनू वो व्यक्ति है, अगर आपको नाली साफ करानी है, कूड़ा उठवाना है, तो उसके लिए भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं काउंसलर रहा हूँ। अच्छा। अगर आपको पाइपलाइन डलवानी है, झूले लगवाने हैं, सड़क बनानी है, कोई बिजली का काम कराना है, कोई एजुकेशन का काम कराना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं 4 साल से एमएलए हूँ। और अगर अब मैं सांसद के रूप में जाता हूं तो सांसद का काम मुझे करना आता है, और मैं उसमें अगर आप मुझे भेजते हैं तो वो काम कर लूँगा। तो एक व्यक्ति 3 कामों को पूरा कर सकता है, तो ऑल इन वन सॉल्यूशन हूँ। आज का क्रिकेट में भी ऑलराउंडर चाहिए होता है, जो बैटिंग भी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, विकेट कीपिंग भी कर ले, और अच्छी फील्डिंग भी कर ले। तो मैं ऑलराउंडर हूँ। तो इसलिए मैं इस दिल्ली के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं आपके बीच का हूँ, आपका बेटा हूँ। ये VIP कल्चर वाले लोग आपने बहुत चुन लिए, अब की बार अपने बेटे को चुनो, जिसको जाके हक से यार बोल तो सको, यार मोनू तूने हमारा काम नहीं किया, अब तू गली मत घुस जाइए हमारी। बीजेपी वालों को बोलो तो पुलिस उठा के ले जाएगी, वो तो आपके बीच में आएंगे नहीं, उनको कैसे बोलोगे आप। तो आपको उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी बार ऐसे व्यक्ति को चुनिए, इसको रात को 12 बजे फ़ोन कर सको कि हमारे घर में, हमारे परिवार में ये समस्या है, हमें हॉस्पिटल में बेड चाहिए, हमें इलाज कराना है, हमें ये समस्या आ रही है, फ़ोन कर सके। अब गौतम गंभीर को तो फ़ोन करने में मैं ही शर्मा जाऊँगा यार, कोई भी शर्मा जाएगा, कोई नहीं करेगा। चलिए, ये तो मोनू जी से अभी बात हुई है हमारी, लेकिन ये इंटरव्यू फिलहाल अभी खत्म नहीं हुआ है भैया। मोनू जी अभी जा रहे हैं यहाँ से हम कैंपेनिंग के लिए। कौन से एरिया में चल रहे हैं? अभी हम जाएंगे यहाँ से पड़पागंज पांडवा, मनीष सिसोदिया जी के एरिया में। मनीष सिसोदिया जी के एरिया में जा रहे हैं, तो वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे चल के कि वहाँ पे एक्चुअली जो ये बातें कर रहे हैं ईस्ट दिल्ली के लोग कितने वहाँ पे पहुँच रहे हैं और कैसा माहौल है आम आदमी पार्टी के लिए। ग्राउंड पे भी चलेंगे, वहाँ भी इनसे बात होगी। बाकी शुक्रिया सर, नाश्ते के लिए, चाय के लिए। बाकी आगे चलते हैं और मिलते हैं, क्या बनता है। क्या नाम है आपका? एयांशी। पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? प्रेप बी में। और बड़े दीदी का क्या नाम है? वंशिका। वंशिका। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। पापा क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं, पता है? यस। वोट दोगे आप? पापा जीतेंगे ना? हाँ। जाते हो पापा के साथ? नहीं, अभी तो हम स्कूल जाते। पढ़ाई करते हो, वेरी गुड। कुलदीप की तैयारी पूरी है। हाँ, अब लेकिन काफी तंग गलियां हैं यहाँ पे अभी भी, अगर हम देखें। बेसिकली अनुथराइज कॉलोनी में ऐसी गलियाँ होती हैं, छोटी मोटी पतली पतली गलियाँ होती है, तो फिर भी थोड़ी सी 15 फीट के आसपास की है। बाकी ऐसी गलियाँ आपको मिलेंगी ज़्यादातर। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ के लोग ऐसे हाथ देते हैं, विधायक जी कैसे ना हैं? ना अभी यहाँ पे कोई विधायक वाला हिसाब नहीं है। अच्छा। यहाँ से फैमिलियर वाला हिसाब है। ओके। और मतलब
मैं ज़्यादा मतलब ये विधायक जी कहते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। जो होता है ना आदमी कभी कभी आपको टोंट से, मुझे स्कूल में दोस्त मिल जाते हैं आदमी, तो कभी कभी कहते हैं अरे विधायक जी कैसे हो, तो पता लगा उसका फ़ोन नहीं उठाओगे इसलिए बोल देता है कभी कभी कैसे हो जी नमस्कार। तो कभी कभी यार दोस्त मिलते होंगे कैसे अभी भी गली में? हाँ मिल जाते सब यार दोस्ती। यहीं पे पले बड़े हो आप, सब चीज़ें यहीं पे ऐसे ही एज इट इज़ चलती रही होंगी। हाँ सब यही तो ऐसे पले कभी बड़े। गाली गलौज होता है अभी भी यारों दोस्तों में, जैसे दिल्ली में आम होता ही है यारों दोस्तों में कि भाई तू बड़ा आदमी हो गया है, मिलता नहीं है, फोन नहीं उठाता भाई, वो क्या तो वो चल कह रहा है? देते हैं नमस्ते भाई, हाँ? वो तो वो कह देते हैं आज भी, हाँ। वो नहीं सुनते, वो मानते, वो तो आज भी कह देते हैं। और यारों दोस्तों में तो आदमी ना विधायक है ना सांसद ना कुछ, वो तो दोस्त होता है। यार अब वो माहौल नहीं पता था क्या माहौल बैठा होता है, हाँ, उस समय ये तो बात सही माहौल है। नहीं पता होता। चलिए बढ़िया, तो आइए गाड़ियाँ रेडी हैं आपकी। भैया में भैया मोनू भैया, भैया में भैया मोनू भैया। ये आम आदमी पार्टी की रैलियों में इतना रश है या भाजपा की रैलियों में भी कुछ रश है कि नहीं? भाजपा में तो पैसे भी नहीं ला पाते बेचारे। भाजपा की वॉशिंग मशीन वो है कि आप पे कितने भी आरोप हो, आपने कितना भी भ्रष्टाचार किया हो, आपका सब माफ है अगर आप भाजपा में जाते हो तो, नहीं जाते जेल जाओगे। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा, जैसे शुभेंदु अधिकारी, जैसे अजीत पवार, जैसे नारायण राणे, जैसे अशोक चौहान, जैसे भावना गविल, ऐसे तमाम लिस्ट है जो भाजपा में गए और जाते ही वॉशिंग मशीन कमल छाप साबुन से नहा लिए और वहाँ जाने के बाद भी वो साफ सुथरे हो गए। तो ये भाजपा की वॉशिंग मशीन है। तो आम आदमी पार्टी पे भी ये तो इल्जाम लगता ही रहा है ना कि जिन लोगों को भ्रष्ट बोलते थे उन्हीं के साथ आज गठबंधन में है। नहीं नहीं, हम तो गठबंधन में इसलिए हैं क्योंकि आज वो लोग 400 पार लाके देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अच्छा। वो एक देश के लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो एक देश के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम करते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। उस देश की डेमोक्रेसी बचेगी तभी तो पार्टी बचेगी। तो पार्टी 400 पार आ रहे हैं क्या? 400 पार के सपने तो खत्म हो चुके हैं। अब तो जब से इन्होंने 400 पार की बात शुरू करी थी, इन्होंने कहा था मैं 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए। जनता ने कहा तुम 400 पार छोड़ दो, हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे अब की बार। ये आपकी प्रशंसक आई है जी। दिनेश जी की वाइफ हूँ मैं। अरे अच्छा, आपकी परम भक्त हूँ। अरे नमस्कार। केजरीवाल जी की भक्त हूँ। मैडम आप भी भक्त हैं? हाँ जी, आप भी भक्त हैं? मैं पूरी भक्त हूँ। मैं पूरी भक्त हूँ। पूरी भक्त हैं? हाँ, पूरी भक्त हूँ। कुलदीप जी, अभी तक मोदी भक्त तो सुने थे, केजरीवाल भक्त पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये कौन सा ट्रेंड चालू हो गया आम आदमी ये पार्टी में? नहीं, आम आदमी पार्टी में चलो, वो तो सबकी अपनी अपनी वो है हाँ। लोगों की। यहाँ तो लोग काम की भक्ति करते हैं, हाँ। अच्छे स्कूल की भक्ति करते हैं, अच्छे अस्पताल की भक्ति करते हैं, अच्छा। फ्री बिजली की भक्ति करते हैं, फ्री पानी की भक्ति करते हाँ। हैं, महिलाओं के सम्मान की भक्ति करते हैं। तो वो काम करने का काम लोग करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो आप कह रहे हैं कि अगर आप जीतते हैं तो केजरीवाल जी को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है कि जिसको ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जो सरकार बदलेगी तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो लगता है आपको कि सरकार बदलते ही सबसे पहले मुकदमे खारिज होंगे? 100%। तो लोग बोलेंगे देखिए आते ही इन्होंने सबसे पहले अपने नेता छुड़वा लिए। बीएमएलए का कानून रद्द होगा। ये कानून जो अमेंडमेंट किया गया है वो पूरी तरह से नेताओं को फंसाने के लिए, उनके जो फंसाने के लिए उस कानून में अमेंडमेंट किया गया है। फेवरेट कार्यकर्ता कौन सा है आपका? मेरे लिए सब फेवरेट है, सब एक समान है। आप पीछे देखिए ना कितने लोग हैं, पीछे देखिए एक बार। भाई साहब मामला तो फिट कर रखा है आपने पूरा। जनता साथ चलती है, लोग साथ चलते हैं, लोग प्यार देते हैं। अब इसी को देख के भाजपा वाले बोलेंगे आप भी पेट्रोल फ्री का देकर अंदर लाए हो। आप पूछिए ना उनसे, वो बताएंगे। आप सब मैं अगर अरे वाह वाह वाह। भाई ये अलग कौन सा तिलक हो रहा है जी? विजय तिलक। विजय तिलक, मतलब जितवा दिया आपने अभी से। भाई बेसिकली ये अपनापन है, ये प्यार है। ये लोगों का अपनापन है। वो अपने गाड़ी पे चढ़ के अपने बेटे से मिल सकते हैं, भाई से मिल सकते हैं। ये अपनापन है और इसीलिए आम आदमी पार्टी बनी है। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कुलदीप कुमार आपके बीच में। तो थोड़ा सा अभी हम जीप की पिछली सेक्शन में आए हैं ये दिखाने के लिए कि पिछली तरफ देख लीजिए रश कितना है। ये भाई साहब पेट्रोल देकर लोग लाए हैं या अपने आप के लोग हैं? ये तो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं सब। और इनसे आप पूछेंगे तो मैं इनके नाम भी जानता हूँ। जितने लोग आए हैं सबके नाम जानता हूँ मैं। नाम जानते हो सबका? सबके मैक्सिमम नाम जानता हूँ। पक्की बात, इसमें से किसको जानते हैं आप? ये आंसू आ रहा है, वो सलीम भाई आ रहे हैं, वो पीछे जाकिर जी आ रहे हैं, वो मिथिलेश आ रहा है पीछे।
सबके नाम जानते हैं, सब लोग सबको जानते हैं। जानते ये हैं। अनुज गुप्ता आ रहे हैं यहाँ क्या बात पे, है। जिन्होंने फॉरेनर को बैठाए हुए साथ में, अनुज आ रहे हैं, ये रंजीत है, ये शाकिर है। निश्चित रूप से अब की बार तो ये सीट हम 3 लाख वोट जीतने जा रहे हैं। विजय तिलक लग गया आपको? 3 लाख वोट से जीतेंगे। 3 लाख? 3 लाख। एक बार इधर देख के जरा, ये लिखना पड़ेगा केजरीवाल जी की तरह हमको ईस्ट भी। दिल्ली की सीट अब की बार आम आदमी पार्टी 3 लाख वोटों से जीतने जा रही है। तो भाई ये सेव करके रख लेना, नतीजा आएगा, जीतेंगे तब भी, जो नतीजा आएगा ये वीडियो जरूर चलाएंगे हम लोग। कुलदीप कुमार जिंदाबाद। ये ऐसा तो नहीं होगा फूल फेंकने के बाद वोट नहीं देंगे? बाबा जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं पक्की बात है, वोट डालोगे कि हार ही बिल्कुल। डालोगे? अरे नहीं, हाँ, वोट क्यों नहीं डालेंगे? क्या नाम है इनका? कुलदीप। मोनू। ये शीश महल का क्या सीन है? ये तो उनसे पूछे जिन्होंने 200 करोड़ में उपराष्ट्रपति साहब ने पूरा महल बना के दे दिया। भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रचार करती है दिल्ली के अंदर ना, वो मुख्यमंत्री आवास है, जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो वहाँ पे रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये मौका कभी दिल्ली में मिलेगा नहीं। ठीक है। अरे नहीं, प्रत्याशी कुलदीप कुमार एक फोटो। आपके बीच में तो भाई अभी रैली बहुत बड़ी है, कुलदीप कुमार से हमने बहुत सारी बातें कर ली, बाकियों से जानना तो बनता है ना जो साथ में घूम रहे हैं कि पार्टी का कोई माहौल है भी कि नहीं। मैम एक सेकेंड, कहाँ से आए हैं आप? What? From where you came? Switzerland. Switzerland. Yeah. And you are here in the campaigning. Yeah, I'm like watching the campaigning. You are watching the campaigning. Yeah. Are you a journalist? No, I'm not journalist. Okay. Do you know आम आदमी पार्टी? Yeah. हाँ? Yeah. एक बार बोलिए आम आदमी। ओके, सो भाई एक चीज तो है, यहाँ पे लोकल तो हैं, फॉरेनर्स घूम रहे हैं भाई। जिंदाबाद। भाई ये नारों में रह जाएगी, वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 101% हम लोग यहाँ 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं और कुलदीप भाई विजयी हो रहे हैं, क्योंकि कुलदीप भाई यूथ है। कुलदीप भाई कह रहे हैं 3 लाख, तुम कह रहे हो 2 लाख, चले कैसे? 3 लाख कुलदीप भाई कह रहे हो 3 लाख से जीत रहे होंगे, लेकिन जीत रहे हैं चुनाव, ये 100% है। भाई इतनी धूप में क्या कर रहे हो? बीजेपी हाउस की रैली में आया आम आदमी की। मेरे ख्याल से बीजेपी की रैली में साथ तो नहीं जाते कहीं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वैसे ही मुंह से निकल गया। वैसे ही निकल गया। पहली बार आया ना कैमरे के आगे। क्या बात है, क्या बात है। क्या लगता है कौन जीतेगा? यही जीतेंगे आम आदमी। जीत जाएगी? हाँ। पक्की बात है? पक्की बात है यार हर बार ऐसे होता है। अगर मैं जीत गया ना तो मेरे को यार एक कुछ तो गिफ्ट दे देना क्या यार। चाहिए गिफ्ट तुम्हें? बताओ। आईफोन ही दे देना अपने वाला, अपना आईफोन दे देना। मेरे से क्या गिफ्ट? मैं अरे आप ले रहे हो ना मेरा इंटरव्यू यार। अरे मैं थोड़ी चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे वो तो दे ही देंगे, वो तो दे ही देंगे। पक्की बात है, दे देंगे। पक्की बात है, देंगे। मतलब आईफोन के चक्कर में वोट डालोगे? अरे अंकल जी भी तो चल रहे हैं हमारे साथ। देख रहे हो अंकल जी? हाँ, अरे अंकल जी खुद है, अंकल जी खुद आप। इसका कहने का मतलब है इनको नौकरियां मिलेंगी। 50 तो आईफोन मांग रहे हैं। उससे आईफोन अपने आप खरीद लेंगे ये लोग। उनका कहने का तरीका ये है कि नौकरियां देंगे कुलदीप भाई, अब की बार संसद में आएंगे, पहला यंग इतना लड़का जो है मंत्री बनेगा। मेरी बात याद रख लेना, गांठ बांध कर रख लेना। इस बार जो गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी और कुलदीप भाई उसमें मिनिस्टर होंगे जरूर। वाह जी वाह, अंकल ने खूब बात लपेटी है वैसे। बट भाई तुम्हारी कौन सी मूंछें ठंडी हो रही हैं? ये पंजाबी है। पंजाबी हो? अरे वाह वाह, कहाँ से हो? हम लुधियाना। लुधियाना से यहाँ आए हो? नहीं, रैली ये और दिल्ली में रहते हैं। पक्की बात है? हाँ, दिल्ली वोट में बनी रहते है? हैं। हाँ, ये झूठ यार। झूठ तो हम बोलते ही नहीं है। प्यार है आम आदमी पार्टी। प्यार है, इस प्यार है लुधियाना जब भी में आए हैं। लुधियाना हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, वोट प्यार है, पैसों के भूखा कोई नहीं है। ये भाई कह रहा है मोबाइल चाहिए। कौन? ये भाई तो मेरे को चाहिए ना, उसको थोड़ी चाहिए। हमें तो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए। मेरा वैसे भी हमें तो प्यार है। धूप से क्या देखना, जब मुझ खड़ी है फिर हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। हो जाएगी। हाँ। तब कुलदीप जी जीतेंगे तब? अभी हो जाएगी। अभी हो जाएगी। हाँ, शुरुआत में ही वो हो कैसे होती है मुझ खड़ी? थोड़ा बताओ यार। जेल लाना पड़ेगा अभी। जेल लगाने से? हाँ। जीत हार से कुछ नहीं होता, जेल से होता है। नहीं नहीं, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया भाई। एक हाँ। होनहार और युवा नेता है हाँ। और एक सफाई कर्मचारी का बेटा अच्छा। केजरीवाल जी ने उनको टिकट दिया हाँ। और निगम पार्षद बने, एमएलए बने, अब वो एमपी बनने जा रहे हैं और मंत्री भी बनेंगे। नहीं, पिछली बार गौतम गंभीर जी यहाँ से 7.25 लाख वोट, 6,75,000 यहाँ तो आज तक हमने देखा ही नहीं उनको। हाँ, हाँ, तो उनको इतनी वोटें कहाँ से मिल गई थी? वो बस एक अंधा भक्त क्या बात है। और आपने दी थी? हमने नहीं दी थी। किसने दी थी?
नहीं जनता इन्हें ने किसने दी थी बीजेपी पता को? नहीं किसने दी थी। अपने आप ही आ गई आगे डाल ली कैसे आ गई ईवीएम से आ गई डाली है जी, ऐसे थोड़ी आती है। डाली है ना? बिल्कुल डाली है। अब जिन्होंने डाली है वो क्या सोचते हैं? अब तो कैंडिडेट भी बदल गया, अब तो नाराजगी दूर हो गई। हाँ? वही हर्ष मल्होत्रा जीतेंगे, कोई मल्होत्रा जीतेंगे। ला जी, पहले बंदे मिले पूरी रैली में जो कह रहे हैं हर्ष मल्होत्रा जीतेंगे। हर्ष मल्होत्रा जी कैसे लीडर हैं? पता नहीं, उनके बारे में जानकारी नहीं। पता उनके बारे में भी नहीं है, लेकिन जीतेंगे। हाँ। ये क्या सीन होता है? मोदी के नाम से। अच्छा, मतलब अभी भी वो प्रेम चल ही रहा है कि मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा, वही है। बाकी कैंडिडेट कोई भी हो। क्या बात है, देख रहे हो अंकल जी, आप मोदी जी को प्यार नहीं करते, इधर प्यार करते हैं मोदी जी को। हाँ, प्यार करते हैं। बहुत बहुत आदमी की अपनी अपनी सोच। मोदी कैसे लगते हैं वैसे? हैं मोदी अपनी जगह ठीक है, बाकी हमारा तो कुलदीप जी को जिताना है। अंकल जी, राम मंदिर को मुद्दा है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं, कहाँ पे है? राम अयोध्या में होगा वो। यहाँ का क्या मुद्दा है? यहाँ का मुद्दा सिर्फ आम आदमी आवे और केजरीवाल जेल से बाहर आवे। जब मैं तो डालूंगा जी केजरीवाल जी को वोट, हाँ, यहाँ पर डालूंगा कांग्रेस को। तो यहाँ से कौन खड़ा है? आपकी वोट कहाँ है? कुलदीप को। मैं तिलोक क्षेत्र से अच्छा, हूँ। फिर केजरीवाल को डालोगे? हाँ जी। भाजपा से क्या नाराजगी है? काम ही नहीं करते जी। अभी इनका नगर पार्षद था, अच्छा, थोड़ा साइड कर लो। शेर सिंह, हाँ, उन्होंने 1 रुपए का काम नहीं करा। अच्छा, सुन लो मेरी बात, बुलाते रहो। तो पहले मेरे को ये बताओ, गुटखा थूक के भी बात हो सकती है वैसे? बाबू जी, यही काम नहीं हाथ भर गया होता। हुआ, क्यों? मेरा काम सीवर का है, मेरे मुंह में गुटखा 24 घंटे रहेगा। रिक्शा तो मैं बात के लिए चलाता हूँ। अच्छा, गुटखा रहेगा मुंह में। हाँ। वोट चाहे दे देंगे। हाँ, वोट देंगे कांग्रेस को। तो एक बार गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, रोज खाओ। तो आप तो सरकार कैसे चलेगी? टैक्स तो गुटखे से दारू से ही आ रहा है, सरकार को सोचना चाहिए। मुझसे क्या कह रहे हो? अच्छा, मेरी एक बात बताओ फिर, ये जो नए ठेके खुले थे, सस्ती दारू हुई थी, बढ़िया हुआ था? गलत हुआ था। फिर ये तो पीने वालों को सोचना चाहिए कि जो घर से थोड़ी पकड़ के ला रहे ठेके वाले। तो आप कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। देखो जी, मेरी बात सुनो। आपको कोई चीज गलत लग रही है, आप मेरे राजा हो, मतलब प्रधानमंत्री हो, तो उसी टाइम डंडा क्यों नहीं करा? अच्छा, बाद में डंडा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बात तो सही है। एक बार बोल दो फिर जो मन में है। मन में केजरीवाल जिंदाबाद। चलो जी, तो ये हम लोगों ने लोगों से भी बात की, जानने की कोशिश की कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जोर कैसा है। ज़्यादातर लोग खैर आम आदमी पार्टी समर्थक मिले क्योंकि रैली चल रही है, लेकिन एक अंकल जी हमको ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं मोदी के नाम पे वोट पड़ती है भैया, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। तो बाकी देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्या नतीजा निकलेगा इस सीट का, और क्या भाजपा उसी तरह से 7 की 7 सीटों पर लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी, या कुलदीप कुमार इस बार भाजपा का वो जो रथ है उसको रोक देंगे। आप देखते रहिए अनकट। शुक्रिया। और हाँ, अनकट को सब्सक्राइब कर लो यार।